तो लाइफ में जो 4 साल के फेस रहे मेरे साथ, अभी जेट प्लस कवर हैं, उनके सिक्योरिटी ऑफिसर बैठे हैं, 4 साल जेल के अंदर निकालना, फ्रेंड 11 जेलों को ट्रांसफ़र होना, मेरे ऊपर एलिगेशन भी लगे थे गवर्नमेंट की तरफ से। ये बुरा टाइम था, उस 4 साल को भी मैंने अपना वेस्ट नहीं जाने दिया। उस 4 साल के अंदर भी मैंने कम से 70 कहानियाँ लिखी मैम। जेल के अंदर 4 साल तक आपको नींद नहीं आ रही, चीज़ें नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं आपका जो बुरा वक्त है उसका भी मैंने फ़ायदा लिया मैम। आज जो 4 सालों के अंदर लिखा तो उसी का रिजल्ट मिल रहा है सामने। जो 43 इयर्स की जब मैं थी तब मुझे मेरी पहली किताब लिखने को मिली थी। जो एक फादर था, एक बेटा था जो लड़ाई के मैदान से कभी वापस नहीं आया, उसके बच्चे, उसकी वाइफ, एक डेट है हमारी एज अ कंट्री उन लोगों के ऊपर जो हम याद भी नहीं रखते कि वो बच्चा बड़ा होगा कभी अपने फादर को नहीं देखेगा, वो बूढ़े पेरेंट्स का बेटा कभी नहीं रहेगा उनके साथ। तो ये देश की जिम्मेदारी बनती है कि जो रोल वो बेटा या वो बाप नहीं कर पाया वो हमें करना है, पर देश उसको याद नहीं रखता अनफॉर्चुनेटली। 15 अगस्त को या 26 जनवरी को याद कर लेते हैं, पर मोर देन दैट आई थिंक उससे हमें वो एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। नमस्कार, गणतंत्र न्यूज़ के एक खास प्रोग्राम द रियल हीरो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी सिंह और हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हमारे साथ वाकई में रियल हीरो लकी बिष्ट हमारे साथ में हैं और उनके साथ साथ हमारे साथ हमारी एक और ख़ास मेहमान है रचना बिष्ट। मैं आपको बताना चाहूँगी पहले लकी बिष्ट के बारे में। लकी बिष्ट फॉर्मर एनएसजी कमांडो एंड प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल बॉडीगार्ड भी रहे हैं, सिक्योरिटी में भी रहे हैं वो, और उसी के साथ साथ हम उनको हिटमैन, रॉ हिटमैन के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने बुक्स भी लिखते हैं, ही इज़ अ राइटर ऑल्सो। एंड रचना बिष्ट, शी इज़ ऑल्सो अ राइटर, उन्होंने भी काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं और आर्मी बैकग्राउंड से हैं रचना जी हमारे साथ में। तो आज इनसे खास बातचीत करते हैं। हम सबसे पहले लकी जी से बात करेंगे। लकी जी, रॉ हिटमैन के नाम से हैं, आपकी बुक भी है और आप आर्मी में रहे हैं। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि किस तरीके से आप में वो जज्बा आया कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, ये गोल मुझे चुनना है, मुझे डिफेंस में जाना है। मैम एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर भी 1971 वॉर में हीरो रहे हैं, 1971 के वॉर में शहीद हुए हैं। मेरे फादर भी इंडियन आर्मी से ही रहे हैं। तो बैकग्राउंड में जो भी हैं, मतलब फैमिली में जो भी चाचा ताऊ में सब इंडियन आर्मी से ही हैं। तो स्टार्टिंग से ही था कि आर्मी ही ज्वाइन करनी है करके। और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ लगभग हर परिवार से अगर आप किसी भी फैमिली के अंदर जाओ तो आपको कोई ना कोई बच्चा आपको आर्मी में ही दिखेगा। तो ये तो पहले से ही पता था कि इंडियन आर्मी ही ज्वाइन करनी है करके। मैम जी बिल्कुल, आपने कहा कि उत्तराखंड से हैं आप, पिथौरागढ़ से हैं आप बेसिकली। एक्चुअली पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, पिथौरागढ़ में ही पैदा हुआ हूँ, गंगोली हाट में। अभी हल्द्वानी में सेटल हैं, लेकिन रहने वाले पिथौरागढ़ के ही हैं मैम। तो लकी जी पिथौरागढ़ से हैं और हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट से हैं, और आपने कहा कि फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था जिसको देख करके आपने बचपन में डिसाइड कर लिया था कि मुझे डिफेंस में जाना है। आप डिफेंस में गए, आपने एक बहुत लंबी सर्विस वहाँ पर दी है और उसके बाद में आपकी जो सर्विस थी वो कमेंडेबल थी, वो तो आप पुरस्कृत भी हैं जिस तरीके से। उसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप जब डिफेंस में थे, सर्विस के साथ साथ आपका राइटिंग में कैसे झुकाव आया और उसके साथ में आपने ये स्टोरी बुक्स जो हैं ये लिखना शुरू करा। मैम एक्चुअली जब भी रहा मैं ऑपरेशंस वगैरह में रहा, मुझे कई भारतीय सेना के साथ काम करने का मौका मिला, बहुत सारी रेजिमेंट्स के साथ रहा मैं, तो कई ऑपरेशंस फील्ड में रहे। तो बीच में कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि कुछ मेरे ऊपर एलिगेशन भी लगे थे गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं 4 इयर्स जब फ्री था तो उन 4 सालों के अंदर मैंने लिखना स्टार्ट किया। तो मुझे लगा कि यार नहीं, कि जो भी मेरे लाइफ में आज तक मैंने 2003 से लेकर आज तक जो भी अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो भी ऑपरेशंस करे हैं या दुनिया में जो भी देखा है, मैं उसको मतलब लिख सकता हूँ करके हूँ, है ना। क्योंकि अगर इसको कौन देखेगा, तो लगा मुझे यार कि बहुत सारी मूवीज़ बन रही हैं करके, फिल्म्स बन रही हैं। तो तब तक मैं एनएसजी में भी रहा। तो एनएसजी में रहने के दौरान कुछ एक साउथ के एक्टर्स, कुछ एक डायरेक्टर मेरे टच में थे, बॉलीवुड्स वगैरह के। जब कभी मैं उनसे बात करता तो उनसे कुछ चीज़ें शेयर होते तो बोलते यार ये तो लिखो, ये तो बेस्ट है, इस पर मूवी बन सकती है करके या फिल्म बन सकती है करके। तो वहाँ से मुझे लगा कि मैम जो भी लिखा है, तो मुझे लगा कि एक बार मैंने सोचा यार, मैंने कहा राइटिंग के लिए कोर्स करना पड़ता होगा, चीज़ें करनी पड़ती होंगी, सब चीज़ें कि कैसे लिखें। तो एक समझदार आदमी मुझे मिले, बहुत तजुर्बेदार, जिन्होंने बहुत सारी पिक्चरें लिखी हैं। बोले भाई कुछ नहीं है, दुनिया का जो एक्सपीरियंस है उसको कागज़ों में उतार दे, वही है। बोला जो तुमने दुनिया देखी है उसको पेपरों में लिखना है, बाकी जो भी टेक्निकल चीज़ें धीरे धीरे सीख जाओगे करके। तो यहीं से लिखना स्टार्ट किया मैं।
मतलब लिखने के लिए राइटिंग में किसी एक्सपर्टनेस की नीड नहीं है, वहाँ आप सच्चाई होनी चाहिए और आपका अनुभव होना चाहिए जिसे आप सरल शब्दों में उतार दें। आपने लकी अभी बताया कि आपके ऊपर एलिगेशंस भी लगे थे, तो मेरे हिसाब से जब एक जवान सेना का जो जवान होता है सीमा पर जाकर के तैनात होता है तो उसके लिए 2 लाइनें हैं कि हम यहाँ बिस्तर में आराम से शाम को तभी सो पाते हैं जब सीमा पर जाकर के जवान तैनात हो जाते हैं। तो आपके ऊपर ये जो एलिगेशंस थे, वो जो समय था वो बहुत ही हार्डकोर रहा होगा आपके लिए कि किसी वक्त आपको भारत का सपूत या फिर जवान और वो मानते थे और आज आप पे एलिगेशंस है, तो वो जो टाइम था वो आपसे ओवरकम कैसे किया आपने उससे? मैम एक्चुअली देखिए क्या है कि लाइफ में उतार चढ़ाव तो सबके आते हैं ज़िंदगी के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपका हमेशा पीक टाइम ही होगा, अच्छा टाइम ही होगा आपका। तो मैं ही नहीं, लाइफ में हर एक के साथ, मेरे साथ कुछ ज़्यादा आया, किसी के साथ कम आया। तो लाइफ में जो 4 साल के फेस रहे मेरे साथ कि एक तरफ तो मतलब कुछ दिन पहले आप देख रहे हैं कि आप जितने भी जेड प्लस कवर हैं उनके सिक्योरिटी ऑफिसर बैठ रहे हैं, कुछ दिन के बाद आप जेल के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले चीज़ें क्या है मैम कि जेल के अंदर जाना, 4 साल जेल के अंदर निकालना, डिफरेंट 11 जेलों को ट्रांसफ़र होना, तो सबसे है कि यार कि अगर आपने लाइफ में एक चीज़ है मैम कि अगर आपने कुछ नहीं किया, आप इनोसेंट हो, तो दुनिया में मतलब बेशक क्या है कि सच में थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन डेफिनेटली सामने आएगा मैम। लेकिन अगर आप देखें तो ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में ये बुरा टाइम था। उस 4 साल को भी मैंने अपना वेस्ट नहीं जाने दिया। उस 4 साल के अंदर भी मैंने कम से कम 70 कहानियाँ लिखी मैम, 70 स्टोरी। आज भी अगर मुझसे लोग पूछते हैं इंडस्ट्री में, अगर कोई मेरे को बोलते हैं मैं किसी स्टोरी या वेब सीरीज़ का नरेशन के लिए जाता हूँ तो बोलते हैं यार कि लकी कितनी स्टोरी हैं करके। मैं जैसी 70 स्टोरी बोलता हूँ एकदम से खड़े हो जाओ तो 70 स्टोरी करके, क्योंकि 70 स्टोरी के लिए कहाँ टाइम मिला। मतलब एक स्टोरी लिखने में आपको साल भर लग जाएगा। अब दिक्कत क्या थी, जेल के अंदर 4 साल तक आपको नींद नहीं आ रही, चीज़ें नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं आपका जो बुरा वक्त है उसका भी मैंने फ़ायदा लिया मैम कि इतना मतलब ज़्यादा लिखना स्टार्ट किया तो ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जा पाया। और आज जो 4 सालों के अंदर लिखा तो उसी का रिज़ल्ट मिल रहा है सामने, जो भी मतलब आज चीज़ें, जो भी वेब सीरीज़ या मूवी आने वाली है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंसान का जब बुरा वक्त आता है तो वो निरंतर नेगेटिविटी में पीछे हमको धकेलता है। अगर हम उसको पॉजिटिवली एक मोटिव के रूप में ले तो वो हमें आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करता है, और यही चीज़ आपने की। और आज जो आपकी जो बुक्स हैं उसके ऊपर मूवीज़ आ रही है, आपने लीमा जो है उसके ऊपर आपने बुक लिखी है। तो मैम एक्चुअली जो ये बुक आई है रॉ हिटमैन द रियल स्टोरी ऑफ एजेंट लीमा, ये क्राइम राइटर एस हुसैन जैदी ने लिखी है मैम। इनके ऑथर वो हैं जिन्होंने पहले डोंगरी टू दुबई वगैरह लिखी है सर ने। तो ये बुक उन्होंने मेरी एक लाइफ को लेके ये बुक उन्होंने लिखी है। शायद बहुत जल्दी इस बुक के ऊपर 2024 में एक फ़िल्म आने वाली है जो दर्शकों को देखने को मिलेगी मैम। तो इसके ऑथर वो हैं और मैंने जो मैं लिख रहा हूँ शायद वो भी 2024 तक लोगों को देखने को मिल जाए, जो भी स्टोरी या स्क्रीन प्ले में लिख रहा हूँ। और राइटिंग में ऐसा नहीं है मैम कि देखो कि राइटिंग तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही। आप सिर्फ एक क्रिएट कर सकते हैं, एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। एक स्टोरी का सही फॉर्मेट है ना मैम। अगर आपने एक स्टोरी लिखी, उस स्टोरी को फिर आपने स्क्रीन प्ले भी देना है, फिर डायलॉग ड्राफ्ट भी देना है, फिर वो स्क्रीन प्ले का कितना टाइम आपकी मतलब मूवी कितने टाइम के अंदर आपकी फ़िल्म ख़त्म होगी। तो सीखना तो आपको डेफिनेटली पड़ेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी इच्छा है मैम। आप वही चीज़ साल भर के अंदर भी सीख सकते हैं, उसी चीज़ को आपको 10 साल भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि आप अपनी तरफ से कितना मेहनत कर रहे हैं। ये तो बात हुई आपकी बुक्स की, राइटिंग की और एक्सपर्टीज़ की। अब हम बात करते हैं रॉ में। रॉ में आप एनएसजी कमांडो रहे हैं, रॉ में आप थे, रॉ के एक्सपीरियंसेस, रॉ में किस तरीके से आप जब जाते थे कहीं भी आपको लगाया जाता था किसी भी शेड्यूल के लिए, वहाँ पर आप लोगों के साथ वो एक्सपीरियंसेस थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें। मैम देखिए, जो भी गवर्नमेंट के लिए जो भी काम किया गवर्नमेंट, मतलब अगर आप, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ डिफरेंट किया, उस चीज़ के लिए मुझे सिखाया गया। ऐसा नहीं है कि मतलब बिना गवर्नमेंट ने मुझे कोई भी ट्रेनिंग दी है, कहीं पर भेज दिया। अगर दुनिया में आप कोई भी काम कर रहे हैं तो पहले उसको आपको ट्रेन किया जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में हो सकता है कि फर्स्टली चीज़ थोड़ी सी मुश्किल होगी करके, लेकिन जब आपको उस चीज़ के बारे में पूरा ट्रेन किया है तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरा फील्ड है। अगर मुझे कोई ये बोले कि यार तुझे मतलब मुझे जेसीबी चलानी है तो मैं नहीं चला पाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल है वो चीज़, क्योंकि उस चीज़ को मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है। तो मेरे लिए मेरा काम इतना मुश्किल नहीं है मैम। मतलब स्टार्टिंग के अंदर हाँ थोड़ा रिस्क है, तो मैं ये भी कहूँगा कि रिस्क तो आजकल हर जगह ही है ना मैम।
लेकिन आजकल हर आदमी रिस्क ले रहा है। देखो अगर आपकी बात काटना चाहूँगी, रिस्क से मतलब मेरा प्रश्न ये था कि रॉ में जो भी जाता है, जैसा कि हम लोग पर्सनली जानते नहीं हैं, आप लोगों आपसे पर्सनली पहली बार मिल रही हो तो रॉ के बारे में जान रही हूँ। मूवीज़ वगैरह में जैसा कि हम लोग देखते आए, हमारे दर्शक भी देखते होंगे कि एक रॉ एजेंट की जो लाइफ होती है वो बहुत ही टिपिकल्ट होती है। वो जो एजेंट होता है वो काम करने जाता है और अपने वतन के लिए काम करता है, लेकिन वो गुमनामी में रहता है। अगर उसने कुछ करा है तो उसको वो क्रेडिट भी नहीं मिल पाता है, और प्लस उसकी फैमिली भी है वो सफ़र करती है बाद में। तो आपने जब रॉ ज्वाइन करा तो ये सब आपके दिमाग में? नहीं मैम, बिल्कुल देखिए कि आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, अगर आप कभी भी किसी मिशन में जाते हैं तो आपसे पहले ही लिखवा लिया जाता है। अगर आप एग्जांपल के लिए अगर आप कुछ भी आप जी बी ऑपरेशन में जा रहे हैं या जो भी आपको टास्क दिया, अगर इस टास्क में आपकी कोई भी आइडेंटिटी पकड़ी जाती है तो गवर्नमेंट तो मना करेगी मैम। तो ऐसा नहीं है कि जो एजेंट जा रहा है उसको नहीं पता, उसको सब कुछ पता होता है, ठीक है। लेकिन ज़रूरत है मैम, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो भी पड़ोसी मुल्क है या कोई भी है वो हमारे देश को देख के उनकी क्या धारणा है मैम, वो क्या सोचते हैं, उनके लोग हमारे देश के लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है। जब तक हमें वो चीज़ नहीं पता चलेगी हम कैसे सेफ़ होंगे मैम। अगर हमें दुश्मन के बारे में, दुश्मन के इरादों के बारे में नहीं पता चलेगा तो हम अपने आप को सेफ़ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए तो इतना रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा मैम। और यही खूबी होती है एक परफेक्ट स्पाई की। हमारे साथ में रचना बिष्ट भी हैं जो राइटर हैं और आर्मी बैकग्राउंड से वो भी जुड़ी हुई हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। वेलकम रचना जी। रचना जी, आप भी राइटर हैं, आपने भी बुक्स लिखी हैं, आप आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। मैं जानना चाहूँगी वो छोटी बच्ची रचना जो एक आर्मी बैकग्राउंड में पली बड़ी, कैसे उसके मन में आया कि मैं जो देख रही हूँ उसको मैं कागज़ पे उतारूँ? असल में राखी, ये कभी मेरे मन में ऐसा आया नहीं। जब मैंने ग्रेजुएशन करी थी 89, वे बैक इन 89, तो राइटिंग तो एक करियर भी ऐसा नहीं था जिसको लोग सोचते थे। तो इट वॉज़न्ट माई फर्स्ट चॉइस। सब हमारे टाइम में सब डॉक्टर बनना चाहते थे या इंजीनियर बनना चाहते थे, तो मैंने भी मेडिकल के एग्ज़ाम्स दिए थे। व्हेन आई डिडंट गेट थ्रू, तो इंग्लिश मेरा एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, तो मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन किया और इट जस्ट हैपेंड बाय चांस कि मैं लिखने लग गई और मैंने इंडियन एक्सप्रेस ज्वाइन किया। और फिर बुक्स तो बहुत बाद में हुआ, बुक्स तो पिछले 10 साल से हुआ। आई एम 53, तो वो 43 इयर्स की जब मैं थी तब मुझे मेरी पहली किताब लिखने को मिली थी, और वो परमवीर चक्र अवार्ड विनर्स जो खाली 21 हैं हमारे देश में, उनकी कहानियाँ थीं। तो आई थिंक दैट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। जब मैंने उनकी कहानियाँ लिखी तो मैंने जाना कि बहादुरी होती क्या है। रचना, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिस बैकग्राउंड से आप हैं वो ज़्यादातर आज भी मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर गर्ल्स की बात आ रही है तो वो बिल्कुल आप डिफेंस में जा रहे हैं, लेकिन मेडिकल फील्ड वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एज अ डॉक्टर वी आर जस्ट गोइंग टू एंटर इन द डिफेंस। सो आपके लिए भी क्या मेडिकल आपने दिया? यू डिडंट come through it, that is why you have joined that journalism and you decided to do journalism that time? Yeah, absolutely. Had I got through medicine, तो I wouldn't even have thought of writing or journalism as a career. और लड़कियों की जहाँ पर बात आती है, तो लड़कियाँ तो मुझे लगता है अभी भी things are changing, पर अभी भी लड़कियों पे वो बहुत एक प्रेशर रहता है टू बी अ गुड डॉटर, टू बी अ गुड वाइफ, टू बी अ गुड मदर। या सो अनफॉर्चुनेटली गर्ल्स को बचपन से ही ऐसे बड़ा किया जाता है कि उनको लगता है कि उनकी आइडेंटिटी उनके आसपास वाले आदमियों से आती है, विच इज़ समथिंग आई विश एंड आई होप कि फ्यूचर में ये बदलता जाएगा। जैसे हमारी बेटियाँ होंगी तो मदर्स हु हैव फेस दिस और हु अंडरस्टैंड दिस, वो अपनी लड़कियों को बताएंगी कि अपने बारे में सोचना गलत नहीं है, आपको अपने बारे में सोचना है। आपको लड़कियों के लिए या औरतों के लिए सैक्रिफाइस को बहुत बड़ा वर्च्यू माना जाता है कि आपने सैक्रिफाइस किया। एम्बिशन को नेगेटिवली देखा जाता है। वो ही कई शब्द होते हैं जो कि लड़कियों के लिए नेगेटिव है। एम्बिशियस वुमन इज़ अ नेगेटिव एंड एम्बिशियस मैन इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। अ डोमिनेटिंग वुमन, अ डोमिनेटिंग मैन तो हम कभी सुनते भी नहीं है, मतलब ही इज़ अ मैन ऑफ maybe standing or opinion. It's all depends on upbringing. पेरेंट्स जिस तरह की अपब्रिंगिंग कर रहे हैं अपने बच्चियों की और उनको बोला जा रहा है। आपके पेरेंट्स जब थे, आपने जब मेडिसिन क्लियर नहीं किया, आपने जर्नलिज्म किया, तो दे नेवर फोर्स्ड यू फॉर एनीथिंग एंड हैव दे आस्क्ड यू टू डू दिस एंड दिस? नहीं, उसमें 2 पॉजिटिव्स थे मेरे लाइफ में। एक तो मैं पहाड़ों से हूँ, आई एम फ्रॉम द हिल्स, और हमारे पहाड़ों में औरतों की स्टेटस बहुत अच्छी है। हमारे पहाड़ों में ऐसा बहुत पक्षपात नहीं होता लड़के और लड़कियों के बीच में। बॉयज़ को कुछ बहुत स्पेशल नहीं माना जाता बचपन से ही।
एंड आई थिंक काम भी लकड़ियाँ वकड़ियाँ जंगल से सब औरतें करती हैं. सो विमेन हैव अ स्टैंडिंग. और दूसरा माई फादर वॉज एन आर्मी ऑफिसर. तो फ़ौज में भी बहुत मैं ऐसी अपब्रिंगिंग देखती हूँ बच्चों की कि लड़कियों और लड़कों में कुछ डिफरेंस किया नहीं जाता. लड़कियाँ जो कपड़े चाहे पहनती हैं, दे इंटरैक्ट, इट्स अ सेफ एनवायरनमेंट. सो आई थिंक दोज 2 फैक्टर्स वर्क. मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ऐसे कुछ फोर्स नहीं किया. आई वॉज़ फ्री टू डू. मैं जो चाहूँ करने के लिए फ्री थी. आपने बुक्स लिखी, आपकी पहली बुक कौन सी थी उसके बारे में जानना चाहेंगे. और जब आपने बुक्स लिखी तो वो जो आपने उसमें वो एक्सपीरियंस जो आपने सामने किसी से एक्सपीरियंस शेयर किया, सुना, देखा, समझा, जिसको आपने अपनी बुक में लिखा? तो मेरी पहली किताब द ब्रेव थी, जो लाइक आई टोल्ड यू 21 परमवीर चक्र अवार्ड विनर्स की कहानियाँ थी, जिनमें से खाली 3 जीवित हैं. वो एक्ट ऑफ ब्रेवरी इतना बड़ा माना जाता है कि मोस्टली वो पोस्ट्यूमस मिलता है अवार्ड. वो जीवित नहीं रहते वो सिपाही उसको लेने के लिए. तो उनकी कहानियाँ थी. और उसमें मुझे कई सारे ऐसे पेरेंट्स मिले जिनके बच्चे लड़ाई के मैदान में गए और वापस कभी नहीं आए. या ऐसी यंग गर्ल्स थी हु वर मैरिड टू ऑफिसर्स और सोल्जर्स जो लड़ाई के मैदान से कभी वापस नहीं आए. तो ऐसी कई सारी कहानियाँ थी जिसको मैंने सामने से देखा. मैं उनके घर में रही, उनसे बात करी, और उससे मैंने जाना कि जितने बहादुर हमारे फ़ौजी होते हैं उनके जो परिवार वाले हैं वो उतने ही बहादुर, इफ़ नॉट मोर. जितनी बहादुरी से वो इस लॉस को फेस करते हैं वो भी बहुत बड़ी बात है. उसको हम कई बार एक्नॉलेज भी नहीं करते. वो जो एक फ़ादर था, एक बेटा था जो लड़ाई के मैदान से कभी वापस नहीं आया, उसके बच्चे, उसकी वाइफ, एक डेट है हमारी एज अ कंट्री उन लोगों के ऊपर जो हम याद भी नहीं रखते. कि वो बच्चा बड़ा होगा, कभी अपने फादर को नहीं देखेगा. वो बूढ़े पेरेंट्स का बेटा कभी नहीं रहेगा उनके साथ. तो ये देश की जिम्मेदारी बनती है कि जो रोल वो बेटा या वो बाप नहीं कर पाया वो हमें करना है. पर देश उसको याद नहीं रखता अनफॉर्चुनेटली. 15 अगस्त को या 26 जनवरी को याद कर लेते हैं, पर मोर देन दैट आई थिंक उससे हमें वो एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है. देशभक्ति की बात आती है. एक देशभक्ति के सबूत हमारे पास में ही बैठे हैं, लकी जी बैठे हैं, जिन्होंने सर्व किया है, देश के लिए लड़े हैं, आगे गए हैं. एक दूसरा पहलू जो देशभक्ति का मैं देखती हूँ वो आप में. मेरा ऐसा मानना है कि जो डिफेंस में है, जो जा रहा है, सरहद पे खड़ा है, लड़ रहा है, वही देशभक्त नहीं है. देशभक्तों के बारे में लिखना, देशभक्ति के अलग अलग तरीके होते हैं. ये भी एक जज्बा होता है कि आप एक आर्मी बैकग्राउंड से रिलेट करने के बावजूद भी आप खुद डिफेंस में नहीं गई, आप उनके बारे में लिख रही हैं. मुझे लगता है मैं आर्मी में गई तो नहीं, पर मेरी शादी एक आर्मी ऑफिसर से हुई. मेरे फादर आर्मी में थे और मेरे हस्बैंड और मेरे भाई कारगिल में लड़ने के लिए गए थे. मेरे हस्बैंड डिप्लॉयड थे, वहाँ लड़ाई हुई नहीं. तो मैंने वो देखे हैं वो दिन, जब हम रोज़ टीवी लगा करके या अखबार में देखते थे आज कहाँ लड़ाई हुई या कहाँ होने वाली है. पूरे टाइम ये चिंता रहती थी कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे. वो इट वाज़ अ मैटर ऑफ लक कि मेरे परिवार से जो गया, मेरा भाई या मेरे हस्बैंड, वो सब घर वापस आए. पर उसके बाद मैंने किताबें लिखी, कारगिल लिखी. कारगिल में मैं इतने फादर्स को मिली, इतने लेडीज़ को मिली जिनके हस्बैंड या जिनके बेटे कभी वापस नहीं आए उस लड़ाई से. तो मैं समझती हूँ वो लॉस क्या है, कितना बड़ा वो लॉस है, एंड हाउ फॉर्चुनेट आई वॉज कि वो मैं फ़ेस नहीं कर रही हूँ. तो मैं उनका दर्द समझती हूँ जो उसको फ़ेस कर रहे हैं. आज की जो यूथ है वो थिएटर में जाती हैं, मूवीज़ देखते हैं. देशभक्ति की जितनी मूवीज़ हैं वो कुछ पल का जोश होता है जिस वक्त हिंदुस्तान जिंदाबाद उनके मुंह पर होता है, शायद मन में भी होता होगा. बाहर निकलते ही वो सारा जोश जो है वो ठंडा हो जाता है, फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं. मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी तरफ से, आपका भी एक 12 साल का बच्चा है. एक्चुअली वो 21 साल का है. वो 12 साल का तब था जब किताब लिखी. अच्छा, नाउ 21. चलो, तो व्हाट इज़ ही प्लानिंग टू डू, और आई वांट अ मैसेज व्हाट यू वांट्स टू गिव टू द यूथ. माई मैसेज टू द यूथ वुड बी वर्दी ऑफ दैट सेक्रीफाइस. जो लोग लड़ने के लिए जा रहे हैं, आपके लिए मरने के लिए तैयार हैं, उस लायक बनिए कि आप वो ऐसा देश हैं, आप ऐसे देशवासी हैं जो ये डिज़र्व करता है कि एक सिपाही आपके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है. और उसके लायक बनने के लिए हर किसी को वर्दी पहनना ज़रूरी नहीं है. उसके लिए आप कूड़ा जो ज़मीन पे फेंक रहे हैं उसको उठाइए, आप अपने टैक्सेस भरिए, ब्लैक मार्केटिंग मत करिए,
आप पोल्यूशन मत करिए, आप औरतों के साथ इज़्ज़त से बात करिए, बूढ़ों को इज़्ज़त दीजिए, या जो आपसे कमज़ोर है उसके लिए आप स्टैंड लीजिए, या फिर जो आप बिलीव करते हैं हिम्मत रखिए कि उस बात पे आप अडिग रहें, या आपसे कभी गलती हो गई है तो आप मानिए कि हमारी गलती थी। ये छोटी छोटी बातें हैं पर यही एक बड़ा देश बनाती हैं, यही आपको ऐसा एक सिटीज़न बनाती हैं जिसके लिए कि एक सिपाही गर्व से लड़ने जा सकता है। तो रचना जी कहना चाह रही हैं कि स्टे फर्म एंड परफॉर्म योर ड्यूटी रिस्पेक्टफुली, बी अ रिस्पॉन्सिबल। लकी जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि आपकी तरफ से कोई मैसेज, बहुत से यूथ है आज जो डिफेंस में जाना चाहते हैं और बच्चे कई बार सोचते भी है और हार भी जाते हैं, नाकाम भी हो जाते हैं, फिर वो एक मोटिवेशन जो उनको है वो कहाँ से, किस तरीके से मिले वो चाहते हैं? मैम देखिए, जो भी बच्चे ट्राई कर रहे हैं, अगर जो सक्सेस होते हैं वो तो बहुत अच्छा, अगर जो नहीं भी, अगर किसी कारणवश हो सकता है मेडिकल में अनफिट हो, किसी भी चीज़ में हो, तो आप ज़रूरी नहीं है कि अगर आप डिफेंस में नहीं गए तो आप देश सेवा नहीं कर रहे हैं, और भी बहुत है ना। आप इस देश को बहुत सारी और भी जॉब्स हैं जो जॉब्स वो देश के लिए कर सकते हैं। और जैसे मैम ने अभी बताया, जो चीज़ें क्लियर करी कि आप एक अच्छे नागरिक होने के नाते अगर आपको अपने देश को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले तो क्या, आप अपने, मैं आपको यही कहना चाहूँगा यूथ को कि यार हमारे फ्लैग से बड़ा कुछ भी नहीं है दुनिया में। हमारा इंडियन फ्लैग, भारत के झंडे से बड़ा ना मैं ना कोई भी नहीं उससे ऊपर। आप हमेशा अपने देश की रिस्पेक्ट करो, और एक अच्छे नागरिक होने के नाते आप टैक्स दो। अगर आप टैक्स दोगे तो आपका देश स्ट्रांग बनेगा मैम, ठीक है। आप ही के टैक्स से गए हुए पैसों से जो हमारी, मतलब जो भी बॉर्डर्स में जो हमारी सेना है जो भी लड़ रही है, उनको अच्छे वेपन्स मिलेंगे। वो तब होगा जब हम क्लियरली टैक्स वगैरह देते हैं। और जो भी आपकी जिम्मेदारी है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो आदमी, अगर आपने बॉर्डर पर आप नहीं गए तो आपने देश सेवा नहीं करी है। आप सच्चे मन से एक अच्छे सिटीजनशिप हैं, आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। आप एक अगर सिग्नल भी तोड़ रहे हैं तो भी आप लॉ तोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको लगा कि यार नहीं, मैं एक रेड लाइट सिग्नल तोड़ रहा हूँ, तो अगर आपने वो तोड़ा, कि आप बड़ा क्राइम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप डर रहे हैं, है ना। आप छोटा तो कर ही रहे हैं ना, क्राइम तो क्राइम ही है, चाहे आप दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम कर रहे हो या एक सिग्नल तोड़ रहे हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप रूल्स को फॉलो करो, ठीक है। देश का कानून है उसकी रिस्पेक्ट करो। और जो भी यूथ है आज के टाइम में, और लास्ट टाइम में ये भी कि यूथ को कि कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी है। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी एक ही बारी में सक्सेस होगा। आप तब तक मेहनत करो जब तक आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो ये थे हमारे साथ में दो चर्चित चेहरे, जो रियल हीरो लकी बिष्ट, जो एनएसजी कमांडो रहे हैं, रॉ में हिटमैन थे और उन्होंने देश की सेवा की एंड स्टिल दे आर सर्विंग देयर नेशन। और साथ ही हमारे साथ रचना बिष्ट, शी इज़ ऑल्सो सर्विंग आवर नेशन। वो किस तरीके से देश की सेवा कर रही हैं, वो अपनी देशभक्ति अपनी किताब में, अपने लफ्ज़ों में, अपने अक्षरों में उतार रही हैं। देश के लिए जो जवान हैं, जो जिन्होंने सरहद पे जा कर के लड़ाई लड़ी है, जो एक्सपीरियंस उन्होंने देखे हैं, वो उन्होंने अपनी किताबों में उकेरा है। और इन दोनों का ही कहना है कि देश की सेवा करना सिर्फ सरहद पर जाकर खड़े होकर दुश्मन को गोली दागना या फिर दुश्मन का सामना करना नहीं है। देश की सेवा, असल सेवा वो है जहां आप एक ज़िम्मेदार नागरिक बनते हैं। आप कानून व्यवस्था को, जो हमारे लिए कानून बनाया गया है, जो संविधान की तरफ से लागू किया गया है, आप उसे फॉलो करते हैं। तो बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड ही विल बी द ट्रू हीरो ऑफ द नेशन, चाहे वो कोई लड़की हो या फिर लड़का। एंड थैंक यू सो मच लकी जी आपका एंड रचना जी आपका हमारे शो में जुड़ने के लिए। तो कैमरा पर्सन विजय मिश्रा के साथ मैं राखी सिंह, गणतंत्र न्यूज़। तो लाइफ में जो 4 साल के फेस रहे मेरे साथ, अभी जेड प्लस कवर हैं, उनके सिक्योरिटी ऑफिसर बैठे हैं, 4 साल जेल के अंदर निकालना, फ्रेंड 11 जेलों को ट्रांसफ़र होना, मेरे ऊपर एलिगेशन भी लगे थे गवर्नमेंट की तरफ से। ये बुरा टाइम था, उस 4 साल को भी मैंने अपना वेस्ट नहीं जाने दिया। उस 4 साल के अंदर भी मैंने कम से कम 70 कहानियाँ लिखी मैम। जेल के अंदर 4 साल तक आपको नींद नहीं आ रही, चीज़ें नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं आपका जो बुरा वक्त है उसका भी मैंने फ़ायदा लिया मैम। आज जो 4 सालों के अंदर लिखा तो उसी का रिजल्ट मिल रहा है सामने। जो 43 इयर्स की जब मैं थी तब मुझे मेरी पहली किताब लिखने को मिली थी। जो एक फादर था, एक बेटा था, जो लड़ाई के मैदान से कभी वापस नहीं आया, उसके बच्चे, उसकी वाइफ एक
डेट है हमारी एज अ कंट्री उन लोगों के ऊपर जो हम याद भी नहीं रखते कि वो बच्चा बड़ा होगा कभी अपने फादर को नहीं देखेगा, वो बूढ़े पेरेंट्स का बेटा कभी नहीं रहेगा उनके साथ। तो ये देश की जिम्मेदारी बनती है कि जो रोल वो बेटा या वो बाप नहीं कर पाया वो हमें करना है। पर देश उसको याद नहीं रखता अनफॉर्चुनेटली। 15 अगस्त को या 26 जनवरी को याद कर लेते हैं, पर मोर देन दैट आई थिंक उससे हमें वो एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है।